हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएसआर ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम एक ही वीडियो में संपूर्ण आरएसआर राजस्थान सेवा नियम को जो है वो कंप्लीटेड करेंगे और इसके जो 8 पार्ट हैं उन टोटल 8 पार्टों में जितने भी रूल्स हैं उन टोटल को हम पढ़ेंगे और इस वीडियो के ज़रिए आपके जो है वो क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आरएसआर जो भी है आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे। इसमें जो है वो हमको टोटल 8 पार्ट पढ़ने हैं, 8 अध्याय मतलब। और उसमें जैसे कि आप देखोगे अध्याय 2 में जिसमें परिभाषाएं दे रखी हैं और नियम 7(1) से नियम 7(40). उसके बाद अध्याय 3 उसमें सेवा की सामान्य शर्तें नियम 8 से 23 तक। और उसके बाद अध्याय 10 अवकाश की सामान्य शर्तें 57 से 86। उसके बाद अध्याय 11 अवकाश देने में प्राथमिकता नियम 87 से 126। अध्याय 13 वैदेशिक सेवा नियम 141 से 157। उसके बाद अध्याय 14 स्थानीय निकायों के अधीन सेवा, उसमें नियम केवल एक ही है 158। उसके बाद अध्याय 15 सेवा अभिलेख, उसमें नियम है 160 से 164 तक। उसके बाद अंतिम जो पार्ट है हमारा अध्याय 16, उसमें वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन दे रखा है, उसमें नियम 165 से 167 तक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो है वो हम इन टोटल जो है वो पार्ट को कंप्लीटेड कर लेंगे और इससे संबंधित जो है वो प्रश्न भी डायरेक्टली आते हैं। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 2 परिभाषाओं से स्टार्ट करते हैं। उसमें नियम 7(1) में आयु के बारे में दे रखा है, नियम 7(2) में शिक्षार्थी, नियम 7(3) में संविधान के बारे में, नियम 7(4) के कैडर यानी कि संवर्ग के बारे में और नियम 7(4) सब क्लोज ए चतुर्थ श्रेणी सेवा के बारे में बताया रखा है। और नियम 7(5) क्षतिपूरक भत्ते, 7(6) सक्षम अधिकारी, 7(7) संचित निधि। तो इस प्रकार आगे देखते हैं। आगे नियम 7(7) सब क्लोज ए उसमें रूपांतरित अवकाश के बारे में दे रखा है। उसके बाद 7(8) में कर्तव्य के बारे में और 7(8) में यदि भारत में ही कर्मचारी प्रशिक्षण पर जाता है तो ऐसी अवधि कर्तव्य के तहत मानी जाएगी। और उसके बाद 7(8) सब क्लोज 100 उसमें एपीओ की अवधि यानी कि आदेशों की प्रतीक्षा के तहत जो ड्यूटी होती है वो कर्तव्य के तहत मानी जाएगी। और 7(8) सब क्लोज 2 में यदि कोई कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है और उसके उपस्थित होने से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तो ऐसी अवधि कर्तव्य के तहत मानी जाएगी। आगे नियम 7(9) में शुल्क के बारे में दे रखा है और आगे 7(10) में वैदेशिक सेवा के बारे में, 7(10) सब क्लोज ए में राजपत्रित अधिकारी गेजेटेड ऑफिसर के बारे में और 7(10) नियम सब क्लोज 2 में अर्धवेतन अवकाश के बारे में, 7(11) में विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में और 7(12) सार्वजनिक अवकाश के बारे में और 7(13) में मानदेय के बारे में बता रखा है। आगे नियम 7(14) में पदभार ग्रहण काल के बारे में बताया गया है और 7(15) में अवकाश के बारे में, 7(16) में अवकाश में कितना वेतन मिलेगा उसके बारे में और 7(17) में पदाधिकार के बारे में, लीन के बारे में और 7(18) में स्थानीय निधि के बारे में और 7(19) में मंत्रालय कर्मचारी जो कि परिशिष्ट 12 के तहत आने वाले कर्मचारी हैं। आगे नियम 7(20) में माह के बारे में बता रखा है और 7(21) को जो है वो डिलीटेड कर दिया गया है 1995 में और 7(22) में स्थायी कर्मचारी के बारे में दे रखा है और 7(23) में स्थानापन्न यानी कि जिनको एडिशनल चार्ज जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है उनके बारे में और 7(24) में वेतन यानी कि कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाता है और 7(25) में पेंशन के बारे में दे रखा है यानी कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसके बारे में। आगे 7(26) में अस्थायी पद के बारे में दे रखा है और आगे 7(27) में व्यक्तिगत वेतन और 7(28) में उपार्जित अवकाश, 7(29) में पद का परिकल्पित वेतन यानी कि एडिशनल राइट, अतिरिक्त पद का जब अधिकार सौंपा जाता है तब ये वेतन दिया जाता है और 7(30) में परिवीक्षाधीन जो कि 2006 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होती है उसके स्थान पर नियम 7(30) के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की नियुक्ति होती है जो कि आपको पता है 2 साल के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं। आगे नियम 7(31) में विशेष वेतन के बारे में दे रखा है जो कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए यदि कोई विशेष उपलब्धि अर्जित करे तो वित्त विभाग की सलाह पर जो है वो विशेष वेतन दिया जाता है। अब आगे 7(32) में सुपीरियर सेवा यानी कि उच्च सेवा, उसमें जैसे कि चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त जो सेवा है वो उच्च सेवाएं हैं
और आगे 733 निर्वाह अनुदान, यानी कि जब कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है तो सरकार द्वारा उसको जो अनुदान दिया जाता है वो निर्वाह अनुदान कहलाता है। उसके बाद आगे 734 मूल वेतन, यानी कि कर्मचारी की जो वेतन श्रृंखला में ग्रेड पे जुड़ने के बाद उसके मूल वेतन का निर्धारण होता है। जैसे कि आपको पता ही है 2 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड जैसे ख़त्म होता है उसका मूल वेतन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आगे नियम 735 में अस्थायी नियुक्ति, मतलब ये ऐसी नियुक्ति है जिस पर कार्य करने वाला कर्मचारी एक निश्चित पदाधिकार पर अपना अधिकार रखता है। आगे नियम 736 में सावधि पद यानी कि टेन्योर पद के बारे में बता रखा है। मतलब ये आपको पता होगा संविदा के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती हैं जैसे कि फिक्स्ड टाइम के लिए 1 साल 2 साल, तो ये वही पद है। और आगे 737 में समय वेतनमान, यानी कि कर्मचारी की जो वेतन श्रृंखला है वो सदैव निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाती है। यानी कि आपको पता होगा जनवरी और जुलाई में जो है वो कर्मचारियों की पेमेंट में जो है वो इंक्रीज होती रहती है वेतन श्रृंखला में। आगे जो है वो 738 में स्थानांतरण, यानी कि जो स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पर वो। और आगे 739 में विश्रामकालीन विभाग, यानी कि एक ऐसे विभाग जो एक निश्चित समय सीमा तक बंद रहते हैं, जैसे कि न्यायिक विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग आदि। आगे 740 में पेंशन के अयोग्य संस्थापन, यानी कि इसमें ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनमें वेतन व भत्तों का निर्धारण सरकारी बजट के अलावा सरकार के किसी अन्य स्रोत से किया जाता है। अब हम अध्याय 3 को पढ़ेंगे जिसमें सेवा की सामान्य शर्तों के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले नियम 8 जिसमें प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी, जो कि 13 मार्च 2006 की अधिसूचना के आधार पर ये प्रभावी हुआ है। उसके बाद नियम 8A, उसमें प्रथम नियुक्ति के समय आयु जो कि 16 से 35 वर्ष मानी गई है। और उसके बाद नियम 8B जिसमें नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। उसके बाद नियम 9 जिसमें नवीन नियुक्ति पर चिकित्सा प्रमाण पत्र देना पड़ता है। आगे नियम 10 में चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रारूप के बारे में दे रखा है। नियम 11 में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर एवं प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के बारे में दे रखा है। और नियम 12 में चिकित्सा प्रमाण पत्र में किसको छूट है उसके बारे में दे रखा है। और नियम 13 में सेवा की आधारभूत शर्तें हैं उसके बारे में दे रखा है। आगे नियम 14 में एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत बताया गया है, यानी कि इसमें एक पद पर एक ही व्यक्ति स्थायी रूप से काम करेगा। उसके बाद 15 में पदाधिकार के रूप में बताया गया है। और 16 में पदाधिकार कब तक बना रहेगा, यानी कि अवकाश के दौरान भी बना रहेगा, निलंबित अवस्था के दौरान भी और विदेश सेवा के मामले में भी बना रहेगा। उसके बाद आगे है नियम 17 पदाधिकार का निलंबन। यदि कर्मचारी के विरुद्ध CCA नियम 1958 के तहत कार्रवाई की जाए तो कर्मचारी को जो है वो निलंबित किया जा सकता है। आगे नियम 18 जिसमें पदाधिकार को समाप्त करने के बारे में बताया रखा है। और नियम 19 में पदाधिकार का स्थानांतरण, नियम 20 में राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण और नियम 21 में जीवन बीमा या भविष्य निधि की सदस्यता और 21A में राजस्थान पेंशनर मेडिकल फंड जो कि 1981 को शुरू हुआ था और 2004 से इसको बंद कर दिया गया। आगे नियम 21 सबक्लोज ब में GPF की अनिवार्यता और 2100 में राज्य कर्मचारी की जो प्रत्येक कटौती होती है वो इस GPF में ही होगी। आगे नियम 22 के तहत प्रशिक्षण काल में दिया हुआ भुगतान पुनः जमा करवाना, यानी कि आपको पता होगा कि जब प्रोबेशन पीरियड पे 2 साल का जो है वो बॉन्ड पत्र भरवाया जाता है। अब जैसी जिसकी मतलब अवधि होगी उसके अनुसार भरवाया जाएगा जिस सेवा की। तो अगर आप उस बॉन्ड के तहत सेवा जो है वो नहीं रहते हो इसके अनुरूप तो भुगतान जो है वो पुनः जमा करवाना पड़ेगा। आगे नियम 22 सबक्लोज ब में बॉन्ड पत्र में सेवा करने की अवधि, यानी कि कितने साल तक का जो है वो ट्रेनिंग हो रही है आपकी उसके बारे में। और आगे नियम 23 वह स्थिति जब कर्मचारी सरकारी नियोजन में नहीं रहता है। उसके बाद नियम 23 सबक्लोज ए में अस्थायी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति से पूर्व नोटिस दी जाती है उसके बारे में लिखा गया है। और उसके बाद नियम सबक्लोज 23 ब में अस्थायी पदों में कटौती कनिष्ठता के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो पहले आते हैं वो बाद में जाते हैं, जो बाद में आते हैं वो पहले जाते हैं।
अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसमें अवकाश की सामान्य शर्तों के बारे में दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले नियम 57 अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होते हैं। उसके बाद नियम 57 सबक्लोज ए, उसमें पूर्व के विभागों में की गई ऐसी सेवा जहां आरएसआर लागू नहीं होता है तो पूर्व के सेवा का लाभ आरएसआर के तहत अवकाश के संबंध में लागू नहीं होता है। आगे नियम 58, इसमें क्षतिपूर्ति अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना के बारे में, और नियम 59 में अवकाश अधिकार नहीं है, और नियम 60 में अवकाश का प्रारंभ तथा अंत इसके बारे में बताया गया है। नियम 60 सबक्लोज अ में अवकाश के दौरान रहने का पता उसके बारे में विवरण है, और नियम 61 में सार्वजनिक अवकाश के साथ अवकाश का संयोजन, और नियम 62 में अवकाश में छूट देने की शक्ति किसके पास है उसके बारे में। आगे नियम 63 में अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था, और नियम 64 में अवकाश पर नियोजन यानी कि व्यापार को स्वीकार करना या निषेध करना, और नियम 65 में सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश की अस्वीकृति। नियम 66 में अवकाश से कर्मचारियों को वापस बुलाना। नियम 67 में अवकाश आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में, और नियम 68 में वैदेशिक सेवा के अवकाश नियमों की जानकारी के बारे में। नियम 69 में वैदेशिक सेवा में यदि 120 दिन से ज़्यादा का अवकाश हो तो जो आवेदन पत्र है वो महालेखाकार कार्यालय जयपुर में प्रेषित करना होगा। उसके बाद नियम 70 में राजपत्रित अधिकारी यानी कि गेजेटेड ऑफिसर के चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप। नियम 71 और 72 जो है वो डिलीटेड कर दिए गए हैं। नियम 73 में राजपत्रित अधिकारियों को संदिग्ध मामलों में 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा में रखे जाने का प्रावधान है। नियम 74 में गेजेटेड ऑफिसर को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश प्रदान किया जाना। नियम 75 में चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। और नियम 76 में अराजपत्रित अधिकारी यानी कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान करना। और हमने पहले पढ़ा नियम 74 में राजपत्रित अधिकारियों को और नियम 74 में अराजपत्रित अधिकारियों को। नियम 77, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान करने के बारे में है। इसके बाद नियम 78 में अयोग्यता पर अवकाश को अस्वीकृत करना। नियम 79, इसमें चिकित्सा पर अधिकारी आवेदन पत्र पर अंकित करेगा कि अवकाश अनुशंसा कर्मचारी का अधिकार नहीं है। इसके बाद नियम 80 में अवकाश के दावों के निस्तारण में प्राथमिकता यानी कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर जो है वो अवकाश दिया जाएगा। और भी कुछ नियम जो है वो इसमें दिए रखे हैं। नियम 81 में प्राथमिक दृष्टि में मेडिकल रूप से अयोग्य कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति करना। उसके बाद नियम 82 में बर्खास्त या निलंबन के मामले में अस्वीकृति देना। आगे नियम 83 में यदि कर्मचारी अवकाश पर रहता है उसके पश्चात वापस सेवा में आता है तो उसे वापस लौटने पर स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये नियम 83 में बता रखा है। उसके बाद नियम 84 को जो है वो डिलीट कर दिया गया। उसके पश्चात नियम 85 में यह बता रखा है कि यदि कर्मचारी सेवा पर रहता है और उसको यदि अवकाश से पूर्व ही लौटना हो तो उसको जो है वो सूचना देनी होगी अधिकारी को। उसके पश्चात नियम 86 में अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थित रहता है तो कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात हम अब अध्याय 11 पढ़ेंगे, उसमें अवकाश देने में प्राथमिकता इनके बारे में। तो सबसे पहले नियम 87 में कि अस्थायी कर्मचारी को ही ये जो अवकाश है वो उपलब्ध है, ये बता रखा है। नियम 87A में अवकाश लेखा के बारे में बता रखा है। और नियम 87 सबक्लोज ब में अवकाश लेखा रखने वाले अधिकारी यानी कि गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके जो है वो विभागाध्यक्ष रखते हैं अवकाश लेके, और नॉन गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं और राजपत्रित अधिकारी उनके जो है वो कार्यालयाध्यक्ष अवकाश लेके रखते हैं। उसके बाद अगला है नियम 88, इसमें अवकाश की निरंतरता में अन्य अवकाशों का संयोजन इसके बारे में है। उसके बाद नियम 89 में सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी प्रकार के जो अवकाश हैं वो कर्मचारी को जो है वो दे नहीं होंगे, इसके बारे में बता रखा है। उसके पश्चात नियम 90 में
जो है वो डिलीट कर दिया गया इसको। और नियम 91 में उपार्जित अवकाश, ठीक है, अर्नड लीव यानी कि पीएल की बात की है। जैसे कि 1 जनवरी को 15 मिलते हैं कर्मचारी को और 1 जुलाई को 15, यानी कि साल में टोटल जो है वो 30 जो पीएल है वो एक कर्मचारी के खाते में जमा कर दी जाती है। आगे नियम 91 सब क्लोज अ में पीएल के बदले जो नकद भुगतान मिलता है उसके बारे में बता रखा है। और नियम 91 बी में सेवानिवृत्त होने पर पीएल का जो भुगतान होता है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में है। और उसके बाद नियम 91 सब क्लोज स, यदि कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए तो पीएल का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, यानी कि उसके जो है वो तृतीय पक्षकार या उसके परिवारजन को दिया जाएगा। उसके पश्चात नियम 92 में विश्रामकालीन विभागों के लिए पीएल की देयता उसके बारे में। आगे नियम 93 में अर्धवेतन अवकाश की देयता के बारे में बता रखा है। नियम 93 सब क्लोज अ टीबी के मामलों में विशेषकर पुलिस सेवा के कर्मचारी के खाते में यदि कोई अवकाश शेष नहीं है तो उसके खाते में 360 एचपीएल अग्रिम रूप से जमा कर दी जाती हैं। उसके पश्चात नियम 94 सेवा समाप्ति अवकाश के बारे में बताया गया है। आगे नियम 95 में बता रखा है कि अवकाश की अवधि सेवा व्यवधान यानी कि रुकावट नहीं है। उसके पश्चात नियम 96 में असाधारण अवकाश यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में बता रखा है। और नियम 97 में अवकाश वेतन की राशि के बारे में बता रखा है कि असाधारण अवकाश की कितनी राशि देय होगी या अर्ध वेतन की कितनी होगी या जो नॉर्मल जो पीएल लेते हैं उसकी कितनी होगी, तो उसके बारे में बता रखा है। और उसके पश्चात 98 इसको जो है वो डिलीट कर दिया गया है। उसके पश्चात आगे पढ़ेंगे नियम 99 में विशेष असमर्थता अवकाश के बारे में दे रखा है। उसके पश्चात नियम 100 में असमर्थता अवकाश के दौरान कोई क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत होने पर सरकार जो उसके वेतन में कटौती करती है उसके बारे में बताया है। उसके पश्चात नियम 101 में सैनिक या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश दिया जाएगा। उसके पश्चात अगला नियम 102, नियम 101 के अनुसार ही परंतु दुर्घटना यदि सैन्य सेवा के अतिरिक्त हुई हो तो। उसके पश्चात 103 में प्रसूति अवकाश के बारे में बता रखा है, मैटरनरी लीव के बारे में। उसके पश्चात नियम 103 अ में पितृत्व अवकाश यानी कि पेटर्नरी लीव के बारे में बता रखा है। आपको बताओ प्रसूति अवकाश में बता दूं कि जो है वो 180 दिनों का मिलता है और पितृत्व अवकाश जो है वो 15 दिन पहले या 15 दिन बाद का दिया जाता है। उसके पश्चात 103 सब क्लोज ब में दत्तक अवकाश यानी कि बालक को गोद ग्रहण लिया जाता है तब यह दिया जाता है। नियम 104 इसमें बता रखा है प्रस्तावित अवकाश की निरंतरता में अन्य अवकाशों का संयोजन। उसके पश्चात नियम 105 में पृथक श्रेणी का अवकाश या चिकित्सालय अवकाश की सीमा उसके बारे में बता रखा है। नियम 106 ये इस नियम के तहत अवकाश केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही दे हैं। और नियम 107 को जो है वो डिलीट कर दिया गया। नियम 108 में अवकाश की निरंतरता में अन्य अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। नियम 109 में अध्ययन अवकाश के बारे में बताया गया है। नियम 110 में अध्ययन अवकाश की देयता और नियम 111 को डिलीट कर दिया गया। और नियम 112 के तहत अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें हैं। नियम 113 अध्ययन अवकाशों की निरंतरता में अन्य अवकाशों का संयोजन इसके बारे में बता रखा है। नियम 114 में अध्ययन अवधि के अध्ययन अवकाश से ज़्यादा होने पर किस प्रकार जो है वो अवकाश लिया जाता है उसके बारे में बता रखा है। नियम 115 अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन पत्र। उसके पश्चात नियम 116 अध्ययन अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का समायोजन। नियम 117 अध्ययन भत्ता यानी कि किसी भी प्रकार का भत्ता जो है वो नहीं दिया जाता है अध्ययन अवकाश के दौरान। उसके पश्चात नियम 118 उसमें अध्ययन अवकाश के दौरान विश्राम काल की बात की गई है, उसमें 14 दिन का जो है विश्राम काल दिया जाता है। नियम 119 इसमें अध्ययन शुल्क के बारे में बताया है। नियम 120 पाठ्यक्रम पूर्ण होने का प्रमाण पत्र। नियम 121 अध्ययन अवकाश की गणना पदोन्नति एवं पेंशन योग्य सेवा के तहत मानी जाती है।
नियम 121 सब क्लोज ए, अध्ययन अवकाश के बदले बॉन्ड पत्र भरवाया जाएगा, जो कि परिशिष्ट 18 के तहत नियम के तहत। नियम 122 परिवीक्षाधीन को अवकाश, और आपको पता होगा 2006 के बाद ऐसा कोई पद सरकार में नहीं है। नियम 123 शिक्षार्थी को अध्ययन अवकाश। नियम 124 अंशकालीन विधि अधिकारियों एवं प्राध्यापकों को अवकाश। और नियम 125 अवकाश की निरंतरता में अन्य अवकाशों का संयोजन। अध्याय 11 का अंतिम नियम, नियम 126 दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी को अवकाश, और जो कि 3 माह तक के दिए जाते हैं। अब हम अध्याय 13 जिसमें वैदेशिक सेवा के बारे में प्रावधान है उसमें पढ़ेंगे। नियम 141 वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारियों की सहमति लेना। नियम 142 वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण की शर्तें या मानक। नियम 143 में अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण के नियम। नियम 144 में वैदेशिक सेवा में वेतन व भत्ते प्राप्त करने की शर्तें या मानक, उसके बारे में। नियम 144 सब क्लोज अ में वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें, उसके बारे में प्रावधान। और नियम 145 में वैदेशिक सेवा में पेंशन व अवकाश अंशदान। नियम 146 वैदेशिक सेवा में पेंशन अंशदान की दर, जो कि 10% के हिसाब से। नियम 147 में वैदेशिक सेवा में पेंशन अवकाश व अंशदान की गणना करना। और नियम 148 के तहत वैदेशिक सेवा में अवकाश अंशदान से छूट का प्रावधान। नियम 149 वैदेशिक सेवा में पेंशन व अन्य अंशदान पर ब्याज, जो कि 1% की दर से मासिक दर से दिया जाता है। और नियम 150 में वैदेशिक सेवा में पेंशन व अंशदान रोका नहीं जा सकता। नियम 151 पेंशन अंशदान व अवकाश संबंधित अधिकारी की अनुशंसा पर ही ग्रहण किया जाएगा। और नियम 152 वैदेशिक सेवा में अवकाश के बारे में प्रावधान। और नियम 153 में वैदेशिक सेवा में अवकाश से पहले अधिकारी की सहमति ली जाएगी। नियम 154 वैदेशिक सेवा में कर्मचारी का अपने मूल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आना। नियम 155 वैदेशिक सेवा से लौटने की तिथि। और नियम 156 वैदेशिक सेवा में पेंशन अंशदान बंद करने की तिथि। इस अध्याय का अंतिम नियम, नियम 157 नियमित संस्थापन कर्मचारियों को अपनी पुस्तिका एजी कार्यालय को प्रेषित करेगा। अध्याय 14 इसमें केवल एक ही नियम है। अध्याय 14 स्थानीय निकायों के अधीन सेवा, नियम 158। इसके तहत जो कर्मचारियों की सेवा RSRTC यानी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, और जैसे कि आपको पता होगा रिको, राजसिको और इत्यादि विभाग होते हैं, उनमें सेवाएं दी जाती हैं। अब अध्याय 15 जिसमें सेवा अभिलेख के बारे में बताया गया है। इसमें नियम 160 में सेवा अभिलेख, नियम 161 में सेवा पुस्तिका में एंट्रीज की जाएगी, ठीक है, एंट्रीज या इंद्राज। उसके बाद नियम 162 के तहत कर्मचारी के विदेश सेवा में स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि किए जाना। नियम 163 सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा पुस्तिका को निदेशक पेंशन विभाग जयपुर में भेजा जाना। और नियम 164 सेवा विवरणी का रखने का प्रावधान है। अब हम अध्याय 16 जिसमें वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नियम 165 वित्तीय शक्तियों के उपयोग करने का अधिकार। और नियम 166 वित्तीय शक्तियों के उपयोग से पहले वित्त विभाग की सहमति ली जाना। इस अध्याय का अंतिम नियम, नियम 167 देय शक्तियों से अधिक अधिकार प्रयुक्त करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना। अब राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 को पढ़ेंगे, जिसे अध्याय 12 से ही अलग करके एक अलग अध्याय बना दिया गया। तो इसमें नियम 1 में 17 मार्च 1981 की अधिसूचना के आधार पर यह नियम 1 अप्रैल 1981 से लागू किए गए। और नियम 2 में परिभाषाओं के बारे में बता रखा है। नियम 3 वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर कार्यग्रहण काल की देयता। नियम 4 कार्यग्रहण काल की देयता के बारे में प्रावधान है।
नियम 5 में कार्यग्रहण काल की अवधि के बारे में। नियम 6 में कार्यग्रहण काल की अवधि को उपार्जित अवकाश में जोड़ना। नियम 7 में कार्यग्रहण काल में वेतन और नियम 8 में कार्यग्रहण काल के पश्चात यदि अनुपस्थित रहता है कर्मचारी तो दंड का प्रावधान। नियम 9 में विविध प्रावधान है और नियम 10 में यदि नियमों में कोई संदेह हो तो वित्त विभाग जयपुर को व्याख्या के लिए यह मामला भेजा जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने जूनियर अकाउंटेंट के RSR का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे क्लियर कर लिया है। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं अलग से एक वीडियो में लेकर आऊँगा। और अगर आप भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 के मॉडल पेपर जल्द ही लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।